हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडोटी वंस अगेन। सो एज़ यू ऑल नो दैट कि 11 तारीख यानी कल सीजीबीएसई नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इसके बाद 13 तारीख को आपका यूके बीएसई नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम भी है। तो अभी बहुत ही मेन बीएसई नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट ये मॉक टेस्ट है। जिस लेवल के क्वेश्चंस आपके बीएसई नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ हम प्रैक्टिस करेंगे सब्जेक्ट वाइज। और इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो एकदम लाइक टॉप लेवल के क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा हाई बोल सकते हैं लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रही हूँ क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वहाँ हम जो भी पढ़े हैं वो यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस आपको आ रहा है तो आप पहले खुद से आंसर करना और अपना स्कोर बताना कि आपने लाइक आउट ऑफ 100 क्वेश्चन में बताऊँगी यहाँ पे, तो उसमें कितना स्कोर किया है। बाकी कोई क्वेश्चंस में अगर आप फंस रहे हैं तो उसका आंसर मैं आपको बता रही हूँ, तो उसका प्रॉपर सोल्यूशन आप लोग वीडियो में समझते जाइएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत न्यू क्वेश्चंस हैं जो अभी तक मैंने किसी वीडियो में नहीं बताए हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बिकॉज जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैं बताती हूँ उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस एज इट इज़ आते हैं। अभी जैसे कि आप देख सकते हो सीनेट का एग्जाम हुआ था, उसमें भी 20 to 25 क्वेश्चन एज इट इज़ मेरी पीडीएफ्स और वीडियोज़ से आए थे विद सेम ऑप्शंस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल होता है आप लोगों के लिए। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ही बेनिफिट मिलेगा, इसीलिए मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस का। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड का है। यहाँ पर बोल रहा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स इन्वायरमेंटल थ्योरी प्राइमरीली एम्फसाइजेस, मतलब फ्लोरेंस नाइटिंगेल के पर्यावरण सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है। ऑप्शंस है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वायरमेंटल मैनिपुलेशन टू प्रमोट हीलिंग, नर्सिंग डायग्नोसिस या फिर रिहैबिलिटेशन सर्विसेज। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा इन्वायरमेंटल मैनिपुलेशन टू प्रमोट हीलिंग। तो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है इन्वायरमेंटल थ्योरी है, तो ऑब्वियस सी बात है वातावरण से रिलेटेड ही होगी। तो वातावरण को प्रमोट करना, अच्छा बनाना, प्रमोट हील करना, मतलब उपचार करना, उपचार हेतु वातावरण में सुधार, ये हमारा किससे रिलेटेड है? इन्वायरमेंटल थ्योरी से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेशेंट सडनली डेवलप साइनोसिस एंड सीवियर डिस्निया आफ्टर सर्जरी द नर्स शुड सस्पेक्ट, मतलब सर्जरी के बाद रोगी में अचानक साइनोसिस और गंभीर सांस फूलना शुरू हो जाए तो नर्स को किसकी आशंका करनी चाहिए। मतलब अगर आपका जो पेशेंट है उसको अचानक से सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, या उसको साइनोसिस, या मैंने साइनोसिस का मतलब बताया था कि हाथ पैर में ब्लूइश डिस्कलरेशन आ जाए, यानी नीले नीले चकत जैसे पड़ना, नीला पड़ने लगे शरीर, तो हम क्या बोलेंगे इसको? कि हम नर्स क्या समझेगी कि इसको क्या बीमारी हो सकती है? ऑप्शन है हाइपोग्लाइसीमिया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, गैस्ट्राइटिस या फिर अपेंडिसाइटिस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यानी कि उसके जो लंग्स है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which electrolyte imbalance is most commonly associated with peaked T waves on ECG? आपने ECG वगैरह पढ़ा होगा, उसमें कि आपने वेव्स पढ़ी होंगी कि P वेव्स होती हैं, QRS कॉम्प्लेक्स होता है, T वेव्स होती हैं। ठीक है, तो उसमें जो T वेव्स होती हैं उसका अगर हाईली वो एलिवेट हो जाए तो इससे क्या दर्शाता है ये? कि पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया है या हाइपोकैलीमिया है, हाइपर कैलीमिया है या फिर हाइपोकैल्सीमिया है। करेक्ट आंसर होगा हाइपर कैलीमिया। कैलीमिया यानी बड़ा हुआ आपका क्या होगा? कैलीमिया यानी पोटेशियम। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग शॉक द अर्लीस्ट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज, यानी शॉक की अवस्था में शरीर की सबसे प्रारंभिक प्रतिक्रिया क्या होती है? ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया, हाइपोथर्मिया या फिर पॉलीयूरिया। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? टेकिकार्डिया। क्यों? यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शॉक की अवस्था में शरीर में सबसे प्रारंभिक, मतलब अगर पेशेंट शॉक में चला गया है तो टैकीकार्डिया यानी आपकी जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगी। मैंने आपको ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया दोनों के बारे में ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है। टैकीकार्डिया क्या होता है कि नॉर्मल हार्ट रेट से अगर ज़्यादा हार्ट रेट हो जाए, और अगर कम जा रही है तो क्या बोलते हैं? ब्रेडिकार्डिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है Which acid base imbalance is characterized by decreased pH and increased PaCO2? अगर pH घट रहा है और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ रहा है तो इससे ये क्या दर्शा रहा है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस या फिर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एसिड पीएच कम हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एसिडिटी को बढ़ा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर इज,
नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर यानी आईसीपी की वैल्यू क्या होती है? सबसे पहले तो ये समझिए कि आईसीपी होता क्या है। तो हमारा जो ब्रेन होता है उसमें कुछ लेयर्स होती है मेनिंजेस, और ब्रेन उन लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड ट्रैवल करता है, फ्लूइड भरा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सीएसएफ। आपने सुना होगा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो भरा होता है, ठीक है। इसमें एक प्रेशर लगता है जिसको हम बोलते हैं आईसीपी, जो हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को मेंटेन करता है, ठीक है। तो नॉर्मली हमारे ब्रेन में जो आईसीपी का लेवल होता है यानी नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है वो क्या होता है, नॉर्मल। अब नॉर्मली नॉर्मल की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन दिए हैं 5 to 15 mm ऑफ एच जी, 20 to 30 mm एच जी, 30 to 40 mm ऑफ एच जी, या फॉर 40 to 50 mm एच जी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज 5 to 15 mm ऑफ एच जी। इसको याद कर लीजिएगा बाई हार्ट, ठीक है, ये आ सकता है आपके क्वेश्चन में। फिर है द एंटीडोट फॉर हेपेरिन इज, हेपेरिन का एंटीडोट क्या होता है यानी प्रतिविष क्या होता है? ऑप्शन है विटामिन के, प्रोटामिन सल्फेट, नेलॉक्सोन या एट्रोपिन। करेक्ट आंसर इज प्रोटामिन सल्फेट। फिर है ग्लासगो कोमा स्केल एसेस, जो ग्लासगो कोमा स्केल होती है उससे हम क्या मूल्यांकन करते हैं? किडनी के फंक्शन को, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कार्डियक आउटपुट या लिवर फंक्शन। करेक्ट आंसर इज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ये मैंने पहले भी बहुत बार आपको क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल सीवीपी रेंज इज, नॉर्मल सीवीपी की जो रेंज होती है वो कितनी होती है? तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सीवीपी होता है क्या। तो सीवीपी मतलब यहाँ पे सेंट्रल वीनस प्रेशर, ठीक है, जो हमारी आर्ट्रियल जो प्रेशर होता है यानी आर्टरीज में जो ब्लड रहता है, जो सेंट्रल हमारे हार्ट से सी डायरेक्ट आता है आर्टरीज में, उसमें जो प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीवीपी। और एक हमने पढ़ा था इंट्राक्रेनियल प्रेशर यानी कि आईसीपी, वो कहाँ होता है, ब्रेन में, ठीक है, याद रखना। तो नॉर्मल आईसीपी का हमारी वैल्यू क्या थी, 5 to 15 mm एच जी। अब यहाँ पे सीवीपी की नॉर्मल वैल्यू पूछा, तो सीवीपी की नॉर्मल वैल्यू होती है 2 to 6 mm ऑफ एच जी। दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा, लेकिन बस याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, आईसीपी का सीवीपी में मत कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। फिर है विच इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिकॉशन इज रिक्वायर्ड फॉर ट्यूबरक्लोसिस, इसमें से कौन सी ऐसी सावधानी है जो टीबी के टाइम पे अपनानी चाहिए? कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, एयरबॉर्न प्रिकॉशन, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन या स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। करेक्ट आंसर इज एयरबॉर्न प्रिकॉशन। एयरबॉर्न प्रिकॉशन मतलब जो हवा से फैलने वाली बीमारी है उसके, यानी कि मास्क वगैरह लगा के रखना, ठीक है। तो क्योंकि टीबी क्या है, हवा, यानी अगर हम किसी से बात करेंगे तो उसके एयर ड्रॉपलेट के थ्रू हमें भी टीबी हो सकता है, इसीलिए हमें एयरबॉर्न प्रिकॉशन यानी मास्क के थ्रू हम प्रिकॉशन कर सकते हैं, ठीक है, हैंड हाइजीन, ये सब चीज़ें हमें अपनानी। फिर है द फर्स्ट स्टेप इन नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस के फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, नर्सिंग प्रोसेस में ऑलरेडी 5 स्टेप होते हैं, जिसमें जो पहला स्टेप होता है वो होता है असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल एडल्ट पल्स रेट, मतलब जो सामान्य नाड़ी दर होती है एडल्ट में वो कितनी होती है? ऑप्शन है 40 to 60 per minute, 60 to 100, 100 to 120, 120 to 140। करेक्ट आंसर है 60 to 100। मैंने अभी बताया था कि नॉर्मल पल्स रेट या नॉर्मल हार्ट रेट भी इसे बोलते हैं, जो कितनी होती है, 60 to 100। और 60 से कम जाएगा तो ब्रेडिकार्डिया, 100 से ऊपर जाएगा तो टेकिकार्डिया यानी इंक्रीज हार्ट रेट हो जाती है। फिर है विच वाइटामिन इज रूटीनली गिवन टू न्यूबॉर्न, जो नवजात शिशु होते हैं, न्यूबॉर्न होते हैं, उनमें कौन से वाइटामिन का इंजेक्शन ज़्यादातर दिया जाता है? तो वो होता है विटामिन के का इंजेक्शन। क्यों? क्योंकि विटामिन के हमें किससे प्रिवेंट करता है, ब्लीडिंग से, राइट। तो बच्चों में कोई भी हेमरेजिक कंडीशन ना हो या ब्लीड ना हो, खून ज़्यादा ना बहे, उससे रोकने के लिए हम हमेशा उनको क्या देते हैं, विटामिन के का इंजेक्शन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द स्ट्रॉन्गेस्ट पल्स साइट ड्यूरिंग सीपीआर असेसमेंट, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सीपीआर के बारे में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ये हम कब देते हैं, कार्डियक अरेस्ट के टाइम पे। तो इसमें हम कौन सी नाड़ी को जांचते हैं स्पेशली? तो रेडियल, ब्रेकियल, कैरोटिड या फिमोरल। तो करेक्ट आंसर इज कैरोटिड। सी से सीपीआर, सी से कैरोटिड, याद करने का एक ट्रिक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन एडल्ट, जो हमारा यूरिन का उत्सर्जन होता है नॉर्मली एडल्ट में, वो कितना होता है नॉर्मली? हमें एक दिन में, या जो एडल्ट है उसको एक दिन में कितना यूरिन यानी मूत्र उत्सर्जन करना चाहिए नॉर्मली अगर देखा जाए? ऑप्शन है 100 to 300, 500 to 1000, 1000 to 2000 या फिर 3000 to 4000। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, 1000 से 2000 ml पर डे। अब यहीं पे अगर लिखा होता 1 से 2 लीटर तो वो भी करेक्ट आंसर होता, तो यूनिट का ध्यान देखना।
यहाँ पे ml में है तो 1000 to 2000 पर डे, ये एक नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। अगर 1000 से कम अगर हो रहा है तो फिर वो अब नॉर्मल कंडीशन है, मतलब आपकी बॉडी में पानी की कमी, इसीलिए ज़्यादा यूरिन भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें यहाँ पे हम एनालाइज कर सकते हैं कि वो एन्यूरिया में तो नहीं जा रहा है कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिवर्सल डोनर कौन होता है हमारे ब्लड ग्रुप, वो होता है ओ नेगेटिव। फिर यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप कौन होता है, ए बी पॉजिटिव। फिर है विच पोजिशन इज यूज आफ्टर लंबर पंक्चर, लंबर पंक्चर के बाद हमें कौन सी स्थिति देनी चाहिए, हाई फाउलर, सुपाइन, ट्रेंडनबर्ग या लिथोटमी। करेक्ट आंसर क्या होगा, सुपाइन पोजीशन, यानी सीधा लेटाना चाहिए, क्योंकि हमने उसकी रीढ़ की हड्डी में पंक्चर किया है, लंबर में पंक्चर किया है, तो हमें उसको सीधा लेटाना है, ठीक है, ताकि कोई इन्फेक्शन या अदर कॉम्प्लिकेशन ना हो सके। फिर है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, 98.6 है, ना कि 96.8 है। अब फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन थोड़े सिमिलर दिख रहे हैं, तो कभी कभी जल्दबाजी में और कन्फ्यूजन में क्या होता है, लोग 96.8 भी लगा देते, तो हमें ये ऑप्शन नहीं, जबकि हमारा करेक्ट आंसर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर है विच इलेक्ट्रोलाइट इज द मेजर इंट्रासेलुलर कैटायन, मुख्यतः अंतःकोशिकीय धनायन कौन सा होता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या क्लोराइड। करेक्ट आंसर इज पोटेशियम। फिर है विच डिसीज इज कॉज्ड बाई वाइटामिन डी डिफिशियंसी, वाइटामिन डी की कमी से कौन सी डिसीज़ हमें हो सकती है, तो कौन सी आती है, रिकेट्स। फिर है द नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन SpO2 इज़, जो SpO2 यानी नॉर्मल सेचुरेशन होती है ऑक्सीजन की, उसकी वैल्यू नॉर्मली कितनी होती है, 70 to 80%, 80 to 90, 95 to 100 या फिर 60 to 70। करेक्ट आंसर इज 95 से 100% तक होनी चाहिए। विच आर्टरी इज कॉमनली यूज्ड फॉर ABG सैम्पलिंग, ABG यानी आर्ट्रियल ब्लड गैस हम देखते हैं, यानी हमारी जो आर्टरीज हैं उसमें CO2 का लेवल कितना है, O2 का लेवल कितना है, यानी गैसेस को नापना हमारी किस में, आर्टरी के ब्लड में, जो हमारी धमनियों में जो खून बह रहा है उसमें गैसों को नापना सैंपल में ABG कहलाता है। तो इस ABG में हम कौन सी आर्टरी को कॉमनली यूज़ करते हैं, किस आर्टरी से कॉमनली हम ब्लड निकालते हैं, फीमोरल, रेडियल, कैरोटिड या फिर ब्रेकियल। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, रेडियल, जो क्या होता है हमारी हाथ के इस साइड जो हमारी कलाई होती है, आपने देखा होगा ना कलाई से कभी कभी इधर से हम निकालते हैं ब्लड सैंपल, तो वहाँ पर रेडियल हमको मिलती है, क्या मिलती है, आर्टरी। फिर है विच नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, विजन यानी दृष्टि के लिए कौन सी तंत्रिका उत्तरदायी होती है, ऑप्टिक नर्व, वेगस नर्व, फेशियल नर्व, ट्राइजेमाइनल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्टिक नर्व। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेडी विद द लैम्प इज, लेडी विद द लैम्प किसे बोलते हैं, मैंने पहले भी बहुत बार बताया, तो वो कौन होती है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। सो ये थे हमारे नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस। तो अब हम चलते हैं किस पे, हमारे केमिस्ट्री पोर्शन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7, आपको ये K2Cr2O7 दिया है, इसमें आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था पूछी है, तो हमें किसकी पूछी, क्रोमियम की, Cr की, तो हम Cr की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको हम मान लेते हैं कि X है, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसकी वैल्यू, K2Cr2O7, ठीक है, जिसमें से पोटेशियम यानी K का क्या होता है +1 हमें पता, और यहाँ पे 2 पोटेशियम है तो 2 इंटू +1 कर देंगे, प्लस 2 क्रोमियम है तो 2 इंटू क्रोमियम की हमने क्या अभी मानी, X, तो 2 इंटू एक्स कर देंगे, प्लस 7 ऑक्सीजन तो 7 इंटू ऑक्सीजन की कितनी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, -2, और इक्वल टू क्या है 0, क्योंकि इसमें कोई पूरे में कोई चार्ज वार्ज नहीं है तो हम 0 के इक्वल कर देंगे। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू यहाँ पर आपकी निकल के आ जाएगी +6। करेक्ट आंसर क्या होगा, +6, ठीक है। तो क्रोमियम की यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या स्टेट आ जाएगी, +6। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, इनमें से निम्न में से सबसे ज़्यादा प्रथम आयनीकरण एंथैल्पी किसकी होती है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन या फिर ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर इज ऑक्सीजन। फिर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन इथाइन C2H2 इज, C2H2 यानी इथाइन में आपको बोल रहा है हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, ठीक है, संकरण कितना होता है। तो 3 टाइप के संकरण होते हैं, sp, sp2 या फिर sp3 होगा, इनमें से कौन सा हमें ये देखना है। तो मैंने पहले भी बताया है, सिंगल बॉन्ड यानी sp के लिए हमारा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के लिए हमारा क्या होता है sp3, और डबल बॉन्ड के लिए sp2, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमेशा क्या होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। और ट्रिपल बॉन्ड किस में आता है, आइन वर्ड जहाँ लग जाए, इथाइन में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा sp। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए।
दैट इज sp। अगर यहाँ पे कोई ऐसा सिंगल बॉन्ड वाला होता तब हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कि एग्जांपल मैंने पहले भी आपको प्रैक्टिस कराया उसमें क्या नाम मीथेन में, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4, तो इसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता sp3, करेक्ट। फिर इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, निम्न में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघटक है, CH3COOH, NH4OH, NaCl या फिर ग्लूकोज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका NaCl। क्यों? क्योंकि ये Na प्लस और Cl माइनस देगा जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं। फिर है द pH ऑफ 0.01 मोलर HCl सॉल्यूशन, ये आपको मोलैरिटी यानी कि एक तरीके से सांद्रता यानी कंसंट्रेशन दी, आपसे pH पूछ रहा है तो इजी सा है। pH का फॉर्मूला क्या होता है, pH इक्वल्स होता है माइनस का लॉग एच आयन की कंसंट्रेशन। तो यहाँ से हम एच आयन की कंसंट्रेशन हमारी है, इसको हम 10⁻⁻2 लिख सकते हैं क्योंकि 0.01 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे माइनस का लॉग एच आयन कंसंट्रेशन क्या है 10⁻⁻2, तो -2 ये जब आगे आएगा तो क्या हो जाएगा 2, तो pH की वैल्यू कितनी आ गई 2। करेक्ट आंसर इज बी। फिर है विच कैटलिस्ट इज यूज इन हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस में क्या बनता है अमोनिया बनती है, जिसमें कौन सा कैटलिस्ट का यूज किया जाता है मैंने पहले भी बताया, वो क्या होता है हमारा आयरन, दैट इज Fe। फिर है द IUPAC नेम ऑफ CH3CH2CHO इज, ये आपको एक कंपाउंड दिया है, इसमें आपसे IUPAC का नाम पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो नामकरण करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया जो CHO होता है वो क्या होता है एल्डिहाइड का सफिक्स, और इसके लिए हम सफिक्स क्या यूज़ करते हैं एल्डिहाइड के लिए AL अल। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, एक ये हम फंक्शनल ग्रुप का भी कार्बन काउंट करेंगे दैट इज 1, फिर इसका 2, फिर इसका 3, तो 3 कार्बन के लिए हम क्या प्रीफिक्स यूज़ करते हैं प्रोप। ठीक है, अब क्यों यहाँ पे और कुछ तो डबल ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं, तो प्रोपेन और ये लास्ट में हमारा सफिक्स एल्डिहाइड का जोड़ जाएगा प्रोपेनल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा प्रोपेनल। IUPAC नेम क्या है इसका प्रोपेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनमें से कौन सा हाइड्रोजन बंध को दर्शाता है, तो CH4, अमोनिया, HCl या फिर CO2। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा अमोनिया। फिर है द ज्योमेट्री ऑफ NH3 मॉलिक्यूल इज, NH3 मॉलिक्यूल की ज्यामिति क्या होती है यानी ज्योमेट्री क्या होती है, तो NH3 में आप जानते हैं नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड हो सकते हैं 5, लेकिन ये यहाँ पे 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है तो इसके पास कितना लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर की इसकी वजह से क्या होगा ये ट्रायंगुलर ज्योमेट्री बनाएगा, पिरामिडल सॉरी ना, तो करेक्ट आंसर क्या होगा ट्रायंगुलर पिरामिड, इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रायगोनल पिरामिडल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉ स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कौन सा लॉ होता है जिसमें जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बॉयल्स लॉ। फिर है विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे अधिक जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो किस तत्व की होती है, तो वो होती है फ्लोरीन की। इसका एक ट्रिक होता है फोन कॉल, FON कॉल यानी Cl यानी क्लोरीन, तो सबसे ज़्यादा होती है फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन की और सबसे कम होती है क्लोरीन की। तो आपसे अगर पूछ ले सबसे मिनिमम किसकी होती है लोवेस्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर क्लोरीन, लेकिन हमसे हाईएस्ट पूछा है तो करेक्ट आंसर क्या होगा फ्लोरीन। ये इसकी ट्रिक है, इसको याद रखना। फिर है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4 इज, H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे H2SO4। ठीक है, तो हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या होगा 2 × +1, सल्फर का यहाँ पे हमें निकालना है, इसको हम x मान लेते हैं यहाँ, और प्लस 4 × ऑक्सीजन की कितनी होती है -2। ठीक है, फिर आप इसको जब सॉल्व कर लोगे तो आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा +6, तो करेक्ट आंसर क्या होगा +6। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, जब जिंक डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है हाइड्रोजन गैस। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, तो इनमें से कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड होगा बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम वाटर में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो मैंने बहुत बार आपको ये चीज़ बताई है, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो वेट दिया है 18 ग्राम और वाटर H2O का मॉलिकुलर वेट कितना होता है 18, तो 18 से 18 कितना हो गया 1 मोल इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग एजेंट, इनमें से जो ऑप्शन गिवन है उसमें से रिड्यूसिंग एजेंट कौन है यानी अपचायक कौन है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हाइड्रोजन दैट इज H2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज, ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र है वो क्या होता है, तो C6H12O6 इज द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज।
फिर है विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, विनेगर में कौन सा अम्ल यानी एसिड पाया जाता है, करेक्ट आंसर इज एसिटिक एसिड। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का कौन सा एग्जाम्पल है, तो सब्लिमेशन मतलब होता है सॉलिड से डायरेक्ट गैस का बनना, तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, तो यहाँ पे ये आइस से वाटर बन रहा है तो ये तो नहीं होगा, ये वाटर से स्टीम बन रहा है ये भी नहीं होगा, स्टीम से वाटर बन रहा है, लेकिन यहाँ आयोडीन सॉलिड होता है और वेपर गैस, तो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन रही है, तो ये करेक्ट आंसर होगा किसके लिए, सब्लिमेशन के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्बिटल हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन से ऑर्बिटल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस पी डी एफ, तो करेक्ट आंसर होगा एफ। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, 14, एस में होते हैं 2, पी में होते हैं कितने 6, डी में होते हैं 10 और सबसे ज़्यादा किस में 14, एफ में। ठीक है, फिर है द एटॉमिक नंबर ऑफ फॉस्फोरस इज, फॉस्फोरस का एटॉमिक यानी परमाणु क्रमांक कितना होता है 15, ये तो याद ही होगा पीरियोडिक टेबल की चीज़ है छोटी छोटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाइटामिन कंटेन्स कोबाल्ट इन इट्स स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है उसके स्ट्रक्चर में, विटामिन ए, B12, सी या फिर डी, करेक्ट आंसर इज विटामिन B12। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज होता है, सोडियम क्लोराइड, टिंचर आयोडीन, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, करेक्ट आंसर इज टिंचर आयोडीन। फिर है विच गैस कॉजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट, सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट फैलाने वाली गैस कौन सी होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम, करेक्ट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। फिर है द कैटलिस्ट यूज इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस आपने पढ़ा होगा जिसमें H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, तो उसमें एज अ कैटलिस्ट कौन काम करता है, तो वो होता है हमारा वैनेडियम पेंटॉक्साइड यानी V2O5। ठीक है, सो ये हमारे कुछ क्या थे केमिस्ट्री के क्वेश्चन। अब हमारे आते हैं फिजिक्स के पोर्शन में क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट इज, प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो हमें पता है प्लैंक्स कांस्टेंट को हम न्यू से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी इंटू टाइम, तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है ML T-2 और टी ये इंटू टी हो जाएगा, तो ये प्लस का टी माइनस का टी कितना, एक माइनस का टी बचा, तो ML T-1, करेक्ट आंसर कौन सा है इसमें ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड एट द हाइएस्ट पॉइंट इट्स, क्या क्या जीरो या क्या होगा, तो हमने किसी बॉडी को सबसे ऊपर तक फेंका तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सबसे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो किधर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ जी लगेगा, तो करेक्ट आंसर इज बी, वेलोसिटी इज जीरो, एक्सेलरेशन इज जी डाउनवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ग्रेटेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज या फिर एक्स रेज, तो आपका करेक्ट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गामा रेज। क्यों, सबसे ज़्यादा गामा रेज की होती है, इसका सीक्वेंस होता है सबसे कम होती है अल्फा की, फिर होती है बीटा की, फिर होती है एक्स रेज, देन आती है गामा रेज, तो सबसे ज़्यादा जो भेदन क्षमता है वो किसकी है, पेनिट्रेटिंग पावर गामा रेज की। अगर सबसे कम पूछा जाता तब आंसर होता आपका अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली, पृथ्वी की जो पलायन वेग होती है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो कितनी होती है, तो वो होती है हमारी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। फिर है द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई क्या होती है, तो वो होती है वेबर। फिर है द फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन लाइट ट्रेवल्स, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश क्या करे, फ्रॉम रेयर से डेंसर की तरफ जाए, फ्रॉम डेंसर टू रेयर, या इन वैक्यूम या थ्रू अ प्रिज्म, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, फ्रॉम डेंसर टू रेयर यानी घने से हल्के की तरफ अगर जाता है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। फिर है द वर्क डन इज मूविंग इन मूविंग अ चार्ज थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, 1 वोल्ट यानी 1 वोल्ट विभवांतर यानी पोल्ट वोल्टेज के बीच आवेश को ले जाने पर किया गया कार्य कितना होगा कहलाता है, तो वो होता है 1 जूल, 1 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन विच लॉ इज रिप्रेजेंटेड बाई इक्वेशन V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर किस लॉ को दर्शाता है, वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है हमारा, V इक्वल्स टू आई आर, जहाँ पे V होता है वोल्टेज, I होता है करंट, R होता है रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेवलेंथ ऑफ विजिबल रेंजेस अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम, जो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग कितनी होती है, तो विजुअल वेवलेंथ होती है कितनी हमारी होती है 400 to 700 नैनोमीटर, ये याद करने वाली चीज़ इसको रट लीजिए। फिर द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो लाइट की स्पीड कितनी होती है 3 ×
10⁸ मीटर पर सेकेंड। देन द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इज, ब्लड प्रेशर को नापने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। फिर है विच मिरर इज यूज बाई डेंटिस्ट, डेंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाने वाला मिरर कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर। द यूनिट ऑफ पावर, तो पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। ठीक, फिर द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट एसी इंटू डीसी, एसी को डीसी यानी इलेक्ट्रिक करंट, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करने वाली डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। फिर द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन इज कॉल्ड, पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है? वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देन द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, जो सिंपल पेंडुलम होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो किस पर डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ पेंडुलम पर। फिर है यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट यानी आवृत्ति की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज। देन है विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल, जो रिमोट कंट्रोल्स होते हैं उसमें कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज़ किया जाता है? तो वो क्या होती है हमारी? इंफ्रारेड रेज। देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू, किस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है? कौन सा वो लॉ होता है? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी का मतलब जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं। तो वो कौन है इसमें? वर्क, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। फिर है द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल। देन द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद हीट एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड, ये सीनेट का आया हुआ क्वेश्चन है और अदर एग्जाम्स में भी पूछा गया है कई बार। ऐसे मतलब ऊष्मा एवं तापमान के अध्ययन से संबंधित भौतिकी की शाखा क्या कहलाती है? थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अ फ्यूज वायर इज मेड ऑफ अ मटेरियल हैविंग, उसमें क्या कौन सा मटेरियल होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो रेजिस्टेंस, या फिर लो मेल्टिंग पॉइंट, या फिर हाई कंडक्टिविटी ओनली। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? लो मेल्टिंग पॉइंट, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इनमें से कौन सी की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होगी? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, एक्सरेज, या फिर गामा रेज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? गामा रेज। तो ये हमारे हो गए फिजिक्स के क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं बायोलॉजी पोर्शन में। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द पेस मेकर ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज, तो ह्यूमन हार्ट का पेस मेकर कौन होता है? एसए नोड। देन है विच ब्लड सेल्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन, कौन सी ब्लड सेल्स होती हैं जो एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल होती हैं? तो वो हमारी कौन सी सेल्स होती है? वो हमारी होती है प्लाज्मा सेल्स। देन है द फंक्शनल यूनिट ऑफ अ किडनी इज, किडनी की फंक्शनल यूनिट यानी जो क्रियात्मक इकाई होती है वो क्या होती है? नेफ्रॉन। फिर है विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, विजन के लिए कौन सी क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है? तो वो कौन सी होती है? ऑप्टिक नर्व। फिर है द नॉर्मल प्लेटलेट काउंट, हमारे एडल्ट में जो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स, वो कितनी होती है? तो वो होती है 1.5 से 4 लाख पर mm³, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को ब्लड में मेंटेन करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? वो होता है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच चैम्बर ऑफ द हार्ट हैज़ द थिकेस्ट मस्कुलर वॉल, हमें पता है कि हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4। उसमें से कौन सा ऐसा चैम्बर होता है जिसकी जो मांसपेशियाँ होती है, भित्ति, वो सबसे मोटी होती है, थिकेस्ट होती है? वो कौन सी होती है हमारी? लेफ्ट वेंट्रिकल की, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट इन आरबीसी, आरबीसी को ले जाने वाला कौन सा पिगमेंट होता है? मतलब आरबीसी में हमारा ऑक्सीजन को ले जाने वाला पिगमेंट कौन सा होता है? तो वो होता है हमारा हीमोग्लोबिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाइटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रतौंधी हमारी किस वाइटामिन की कमी से होती है? तो वो होती है हमारी वाइटामिन ए की कमी से। फिर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर? ओ नेगेटिव, याद रखना, ओ नेगेटिव, ना कि ओ पॉजिटिव। फिर है द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, मनुष्यों में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन का स्थान कौन सा होता है? फैलोपियन ट्यूब में, उसमें भी अगर पूछ ले तो एम्प्यूला पार्ट में। फिर है विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो वो हमारा क्या होता है? वैसोप्रेसिन, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट क्या होती है? न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड वेसल्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। कौन सी रक्त वाहिका फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है? वो होती है हमारी पल्मोनरी वेन, जो प्योर ब्लड को लेके जाती है। कहाँ से? लंग्स से हार्ट तक। फिर हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन। कितने पेयर क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं? यानी कपाल तंत्रिकाओं का कितना पेयर होता है? वो होती है हमारी कितनी? 12 पेयर। करेक्ट आंसर इज सी। फिर है विच ऑर्गन स्टोर बाइल। पित्त का भंडार किस अंग में होता है? कहाँ? गॉल ब्लैडर में। फिर है द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड कितना होता है? 7.4। फिर है द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 कॉजेज। विटामिन B12 की कमी से होने वाली कमी को हम क्या बोलते हैं? पर्नीशियस एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को। फिर है द नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल इन एडल्ट फीमेल्स इज अप्रॉक्सीमेटली। हमारी फीमेल्स जो होती हैं एडल्ट फीमेल्स, उसमें हीमोग्लोबिन का लेवल, हीमोग्लोबिन की मात्रा नॉर्मली कितनी होती है? तो वो होती है 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर यानी DL। फिर है विच WBC इज मोस्ट अबेंडेंट इन ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली WBC कौन सी होती हैं? तो ईसनोफिल, बेसोफिल्स, मोनोसाइट या फिर न्यूट्रोफिल्स। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? न्यूट्रोफिल्स। फिर है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी का टेम्परेचर ब्रेन का कौन सा भाग संभालता है? सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लोंगेटा या पोन्स। करेक्ट आंसर क्या होगा? हाइपोथैलेमस। ठीक है। फिर है द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ एन आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन यानी 120 डेज। फिर द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। सो दीज आर ऑल 100 क्वेश्चन, जिसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के क्वेश्चंस मैंने यहाँ प्रैक्टिस कराए। आई होप आप लोगों को कुछ इसमें नए क्वेश्चन भी मिले होंगे। तो ये इस तरह के क्वेश्चन ही आपके CG और UKBSC नर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ प्रैक्टिस करा दिए। एक तरीके से आपका क्विक रिविजन हो गया कुछ क्वेश्चंस का। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो।